हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जो कि एक IBO 2 का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वाला टॉपिक से क्वेश्चंस बार बार प्रीवियसली आस्क हुए हैं, ठीक है। और उम्मीद है कि इन फ्यूचर भी इससे आस्क होंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि एंट्री मोड्स इन अ फॉरेन मार्केट क्या क्या होते हैं। अब एंट्री मोड्स तो बहुत सारे होते हैं। जब मैंने बात बोली इंटरनेशनल बिजनेस कैसे हो सकता है? भाई एक्सपोर्ट करके हो सकता है, भाई लाइसेंसिंग से भी हो सकता है, भाई फ्रेंचाइजिंग भी ये सारे के सारे जितने भी 8 नेम्स हैं, ये सारे के सारे आपके किसके पार्ट हैं? इंटरनेशनल बिजनेस के पार्ट है, ठीक है। तो हम इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमें ऐसा नहीं करना कि एक्सपोर्टिंग के ऊपर हमें 7-8 पन्ने भर के आने हैं, ठीक है। हमारे पास टॉपिक है बहुत ज़्यादा, तो हमें इस तरीके से पढ़ना है कि हमारा काम सही तरीके से हो जाए। अगर हम एक ही टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करके करेंगे और वो पेपर में नहीं आया सपोज करो, तो क्या होगा? गया ख़त्म, गेम सब खत्म, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे बढ़िया ये है कि हम हर टॉपिक की नॉलेज रखें। कल को कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, थोड़ा घुमा के आता है, हमें उसके बारे में नॉलेज है तो हम पेपर में लिख के आ सकते हैं। हमें नॉलेज चाहिए, हमें रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो आपके पॉइंट्स, जैसे लाइसेंसिंग हो गया, फ्रेंचाइजिंग हो गया, बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन ये इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट है, ठीक है। ये एंट्री मोड्स है, आप एक फॉरेन मार्केट से कैसे डील कर रहे हो, ये उसका पार्ट है। नहीं पता होता जल्दी से, जब हमसे पॉइंट्स पूछे जाते हैं हम नहीं बता पाते। इसलिए यही पॉइंट्स होते हैं, 7-8 पॉइंट्स आप उसको लिखोगे 1-2 बार तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि भाई हाँ ये पॉइंट्स होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो हम एक एक पॉइंट को ढंग से पढ़ते हैं जो आपके पेपर के लिए रेलिवेंट हो, एमकॉम के लिए रेलिवेंट हो, ठीक है। एक्सपोर्टिंग का मतलब ये होता है, अब हम स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लेके चलते हैं जिससे हमें बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। मैं इस एक्सपोर्टिंग के अंदर वो एग्जांपल के बारे में बात करेंगे, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, कोई कंपनी वंपनी के बारे में नहीं है, एक छोटा सा एग्जांपल है। सपोज करो मेरी कैपेसिटी है 100 यूनिट्स की। अब 100 यूनिट कुछ भी हो सकता है, समझ लो 100 यूनिट बनाने की, और इंडिया के अंदर वो सामान बिक सकता है। इंडिया के जो अंदर खरीदार हैं वो 70 यूनिट्स ही परचेज करते हैं। अब मेरे पास 30 यूनिट एक्स्ट्रा है, सरप्लस है, मैं क्या करूँ उसका? मुझे पता चलता है कि भाई फॉरेन मार्केट के अंदर इसका मार्केट है एंड वो परचेज कर सकते हैं, तो मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब इससे ये समझ में आता है एक्सपोर्टिंग के लिए कि एक्सपोर्टिंग के अंदर सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट यूज होता है जो आपके डोमेस्टिक मार्केट में हो रहा है। आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल रहे, एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं कर रहे जो आप बाहर भेज रहे हो। वो सेम प्रोडक्ट आपके पास सरप्लस, आपने भेज दिया बाहर, ठीक है। अब ये कौन कौन लोग यूज़ कर सकते हैं, ये कौन कौन बिजनेसमैन यूज़ कर सकते हैं, ये किस चीज़ के लिए फेवरेबल है? पहली चीज़, अगर आप फॉरेन कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हो और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो आप एक्सपोर्टिंग करो, वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो सस्ता पड़ेगा आपको, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें, ईजी पॉइंट है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ऑफ मटेरियल सप्लाई, लेबर अनरेस्ट एक्सेट्रा। कभी कभार क्या होता है, आप एक डेवलपिंग कंट्री में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हो सपोज करो, तो आपको बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उधर का इन्वायरमेंट कैसा है, उधर की पॉलिटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या चल रहे हैं, पॉलिसीज़ क्या है गवर्नमेंट की उधर की। फिर उसके बाद आते छोटे स्तर पे सप्लाईज कैसी है, आपकी सप्लाई ऑफ मटेरियल कैसा है, और उधर की रोड कैसी है। क्योंकि रोड का मैंने इसलिए बोला है क्योंकि जो सामान आएगा वो हवाई जहाज में तो आने से रहा, उधर इतने कोई बड़े बिजनेसमैन तो है नहीं, उधर रोड से आएगा सप्लाई, नॉर्मल कंडीशन है यार। अपने इंडिया में भी जो मटेरियल आता है, कुछ भी आता है कंपनी के पास, वो रोड से आता है। अगर उधर की रोड खराब है तो सिंपल सी बात है, डिले होगा टाइम में, बहुत ज़्यादा डिले भी हो सकता है। इससे क्या होगा, आपको एट द एंड आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ भी जाएगा क्योंकि आपको लॉस बियर करना पड़ेगा खाली पीली का। आपको सैलरी, जो अपने लोगों को वर्कर्स जो आप वेजेस देते हो, वो खाली बैठे रहेंगे कुछ टाइम तक। उसके अकॉर्डिंग आप EOQ तो लगाओगे, मुझे पता है प्रॉपर तरीके से, लेकिन मैं कहता हूँ मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा ढंग से। आपको एक जो कहते हैं ना इफेक्टिव और एफिशिएंट, ये काम नहीं हो पाएगा उधर ऐसे कंडीशंस में। ये भी सब चीज़ें देखी जाती है। फिर हमारी बात आती है पॉलिटिकल और अदर रिस्क। पॉलिटिकल एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसमें से ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर 2 कंट्रीज़ के गवर्नमेंट के बीच में अच्छे रिलेशन है तो कोई परेशानी नहीं, आपको बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं आगे चल के। बट अच्छे रिलेशन नहीं है तो क्या पता दूसरी गवर्नमेंट, जहाँ पर आप जिस कंट्री में आप काम कर रहे हो उसकी गवर्नमेंट आप पे टैक्सेस लगा दे खाली पीली की फालतू, ठीक है, ड्यूटीज इम्पोज कर दे, टैरिफ्स लगा दे आप जो सामान बाहर से मंगाते हो।
तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आपको इन फ्यूचर। ठीक है। नो गारंटी ऑफ मार्केट अवेलेबिलिटी। अब एक्सपोर्ट में क्या है, देखो मैन्युफैक्चरिंग में क्या है भाई, मैंने 100 यूनिट बनाई बाहर की कंट्री में, मैंने बाहर की कंट्री में एक एस्टैब्लिश किया अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उधर मैंने 100 यूनिट बनाई, सपोज करो 10 यूनिट बिक जाती है, बाकी 90 यूनिट नहीं बिक रही, तो मैं क्या करूँ? या तो 90 को मैं अपने कंट्री में वापस मंगाऊँ, भाई इम्पोर्ट टैक्स तो दूंगा मैं उधर कभी, ऐसा तो है नहीं कि मेरे को छोड़ देंगे, वो मेरी कंपनी की डोमेस्टिक कंपनी की ब्रांच बाहर है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छोड़ नहीं देगी उसको, टैक्स तो जब भी लेगी। ठीक है। एक्सपोर्ट में क्या है, अगर सपोज करो मेरे पास 30 यूनिट बचे थे स्केर्स पहले केस में, मैंने वो बाहर भेजे, उसमें से 10 यूनिट बिकती है, बाकी 20 यूनिट नहीं बिकती, खराब गई, तो इसमें मुझे कितने का लॉस हुआ? 20 का। मैं वापस भी मंगा लूंगा तो ठीक है, वो खराब हो गया, समझ लो कुछ पेरिशेबल गुड्स है, कुछ ईटेबल आइटम है, वो खराब हो गया, 20 यूनिट खराब हुई। बट उस केस में क्या हो, उस केस में तो 90 की 90 या 100 की 100 यूनिट मेरी खराब हो गई कि बिकेगी नहीं, तो मार्केट चेंज हो जाता है तो ठीक है, कोई गारंटी नहीं कह सकते ना हम इसको, जैसे हम गारंटी नहीं कह सकते इसके बारे में। इससे बढ़िया क्या है, अगर आप छोटी कंपनी हो तो भैया एक्सपोर्ट करो, आपके पास सरप्लस है तो बाहर भेजो, आप अपना एक बैकग्राउंड बढ़ा रहे हो। ठीक है। जब आप फैला लोगे अपने काम को, फिर आप सोचोगे मेरे पास पैसा आ गया, मैं चलो मार्केट की नॉलेज भी आ गई, मैं इधर ये स्टैब्लिशमेंट करता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाता हूँ, तो ये ऐसे गेम बढ़ता है। ऐसे नहीं होता कि स्टार्टिंग में मैंने भाई इधर भी यूनिट लगा दी, इधर 50 जगह यूनिट लगा दी, ऐसा नहीं होता। ठीक है। अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स, कोई भी गवर्नमेंट हो, इंडिया की बात नहीं कर रहा, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो यही चाहेगी कि उसकी कंट्री में से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, इम्पोर्ट ना ही हो, या हो, देखो ऐसा तो हो नहीं सकता ना ही हो, इम्पोर्ट हो बट एक बहुत ही मिनिमम स्तर पे हो, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है। क्योंकि उनके पास इससे क्या होएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो भैया सबको ही चाहिए, सारी गवर्नमेंट यही चाहती है। अब एक्सपोर्टिंग हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है। अब एक्सपोर्टिंग की बात करते हैं हम, इनडायरेक्ट की। भाई देखो इनडायरेक्ट के अंदर हमारा एक वर्ड आ रहा है इनडायरेक्ट, मतलब कि डायरेक्ट नहीं है। अगर कंपनी डायरेक्ट नहीं कर रही डील तो वो एक मिडल मैन का सहारा लेती है। जब एक कंपनी बाहर सामान अपना सेल कर रही है फॉरेन कंट्री में, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रही है, तो क्या हो रहा है, वो एक मिडल मैन का सहारा ले रही है, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है बाहर की, कि भाई मार्केट क्या है, नहीं पता उसको कैसा है, तो वो एक मिडल मैन का सहारा लेता है जो जिसको उसकी कंट्री की, डिफरेंट कंट्रीज की नॉलेज है अच्छी खासी, तो वो उसका सहारा लेता है, उसको एक कमीशन देता है और वो उसके बिहाफ पे आगे काम होता है। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में क्या होता है, कंपनी को खुद से ही सेलिंग और मार्केटिंग करनी पड़ती है। ठीक है। ये बिग कंपनीज करती है बेसिकली, छोटी कंपनी की बस की नहीं होती, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा होता है। नाउ फ्रेंड कम्स लाइसेंसिंग। हम लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग को एक साथ ही पढ़ेंगे क्योंकि दोनों सिमिलर हैं, बस लाइसेंसिंग फ़र्क ये है कि ये प्रोडक्ट के ऊपर होता है, बेसिकली प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ गुड्स। एंड जब हम बात करते हैं फ्रेंचाइजिंग की, तो ये सर्विसेज के ऊपर होता है, एक विजिबल होता है, एक सर्विसेज होती है। सर्विसेज इन द सेंस जैसे सैलून हो गया, हम हेयर कट करवाने जाते हैं तो वो हमें सर्विस दे रहे हैं, वो हमें कैची या कुछ लगा के कुछ दे नहीं रहे प्रोडक्ट, वो हमें सर्विस दे रहे हैं। हम खाने के लिए जाते हैं, वो सर्विस दे रहे हैं हमारे को। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें। चलो लाइसेंसिंग के बारे में बात करते हैं। लाइसेंसिंग का मतलब ये हो गया कि आपको कोई अपना ब्रांड नेम यूज़ करने के लिए दे रहा है, आप उसके ब्रांड नेम के अंडर में अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस और मार्केट कर सकते हो। सिंपल बात है भाई। कोई बाहर फॉरेन कंट्री की कंपनी है, ठीक है, बहुत रेनो है, उसकी बहुत अच्छी गुडविल है, हमने उसका नाम यूज़ किया, ठीक है। अब जब हम उसका नाम यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे और सेल करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि हम जिस ब्रांड के अंडर में अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे उसको लोग जानते हैं। जब लोग जानते हैं तो लोग परचेज भी कर लेंगे। ठीक है। इससे होता क्या है, आपको प्रमोशन की एक्स्ट्रा कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उस पहले से ही उस कंपनी की कुछ अच्छी गुडविल बनी होती है। ठीक है। एंड दूसरी चीज़, आप उसको क्या दोगे, आपने तो उसका नाम यूज़ कर लिया, आपको ब्रांड नेम में यूज़ कर लिया, ब्रांड इमेज यूज़ कर लिया आपने उसकी, लेकिन आप उसको क्या पे करोगे, आप उसको एक फ़ीस पे करते हो जिसको हम एक रॉयल्टी कहते हैं। ठीक है, इसको रॉयल्टी कहते हैं, जो उसको हम फीस पे करते हैं उसका सर्विसेज यूज़ करने के लिए। हमने क्या यूज़ किया उसका, अंडर इट्स ट्रेडमार्क, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट, हमने क्या करा, उसका
एक रॉयल्टी फ़ी पे कर दी। अब फ़ी डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, कंपनी टू कंपनी, क्या वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, फ्रेंचाइजिंग बिल्कुल सेम है, मैंने बोला ये सर्विसेज के यूज़ होता है। अब सर्विसेज जैसे मैंने बोला मैकडोनल्ड्स के हमने देखे बहुत सारे आउटलेट्स होते हैं, आउटलेट्स, ठीक है, बहुत सारे आउटलेट्स होते हैं। बर्गर किंग हो गया और भी बहुत कुछ। अब फ्रेंचाइजिंग में एक फ़र्क ये होता है कि फ्रेंचाइजिंग जो है ना ये एक तरीके से स्ट्रिंजेंट है, मतलब कि एक स्ट्रिक्ट है, क्योंकि जो मैकडोनल्ड्स के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं काम को चलाने के लिए, प्रॉपर तरीके से काम को जो मैनेज करते हैं वही उसको फॉलो करने पड़ेंगे। बट लाइसेंसिंग के अंदर क्या होता है, आप अपना वे इस्तेमाल कर रहे हो, आप अपने तरीके से काम कर रहे हो, बस फ़र्क ये है कि आपको एक एक ब्रांड नेम मिल गया, आप उस ब्रांड के अंदर अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो उस ब्रांड के अंदर, ठीक है। ये होता है फ़र्क, और कुछ फ़र्क नहीं है। उसके बाद आता है अपना फोर्थ पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बट ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें क्या होता है, आपको इसमें पहली चीज़, इसमें ऐसा नहीं होता कि आपको फॉरेन कंट्री में जाकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टैब्लिश करना ज़रूरी है। आपका कॉन्ट्रैक्ट मिला, ठीक है, आपने मैन्युफैक्चर करा, उसको सामान पहुंचा दिया, ये है इसका मतलब सीधा सा। आपका कॉन्ट्रैक्ट मिला, आपने उस पे बेस पे काम करा, उसको प्रोडक्ट पहुंचा दिया, फिनिश गुड, दैट्स इट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, नो कमिटमेंट फॉर सेटिंग अप प्रोडक्शन फैसिलिटीज अब्रोड। हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे इंडिया में स्टैब्लिश है, कोई परेशानी नहीं। आपको भाई कॉन्ट्रैक्ट दे दे कि भाई तुम्हें इस तरह का सामान बनाना है, इस तरह के फीचर्स होने चाहिए, इस तरह के स्पेक्स होने चाहिए। आपने प्रोड्यूस किया, आपने रेडी किया, उसके लिए आपने उसको डिलीवर कर दिया, दैट्स इट। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, फ्रीज द कंपनी फ्रॉम द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन फॉरेन मार्केट्स। आपको इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस ये बात कर रहा हूं मैं, इन्वेस्टमेंट तो करोगे, देखो आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करोगे अपनी कंट्री के अंदर, आपका इन्वेस्टमेंट तो लगेगी उसके अंदर भी। बट बात इसके अंदर यह है कि अगर आपको समझ लो, मैंने बोल दिया कि कोई भी एक तरीके से मशीन बोल दी, फॉर एग्जांपल मुझे एक प्लांट बनाना है जिसके अंदर मैं हैवी रेट में, मतलब हैवी क्वांटिटी के अंदर गन्ने का जूस निकाल सकता हूँ, ठीक है। मुझे ऐसी प्रोडक्शन की फैसिलिटी चाहिए जो कि मैं 1 घंटे के अंदर मतलब कि 10 टन जूस निकाल सकूँ। अब मुझे, मेरे पास स्पेक्स है, मेरे पास टेक्नोलॉजी सब कुछ है। मैं ये नहीं करूँगा कि मैं फॉरेन कंट्री में जाकर उसको उधर मैन्युफैक्चरिंग अपनी स्टैब्लिश करूँगा फिर बना कर दूंगा उसको। उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया, मैंने रेडी किया, रेडी करके मैंने उसके बाद पहुँचा दिया। तो इसका कहने का मतलब कि आपको अपने पैसा फंसाने की जरूरत नहीं है मार्केटिंग में, मतलब आपको पैसा फंसाने की जरूरत नहीं है अपने फॉरेन मार्केट्स के अंदर। आप अपना इधर रेडी करो, उसको भेजो, दैट्स इट, उसमें कुछ नहीं करना आपको। फिर अपना फिफ्थ पॉइंट आता है असेंबली। असेंबली का मतलब क्या होता है, असेंबली का आपने बहुत से प्रोडक्ट देखे होंगे, वो लिखा होता होगा मेड इन इंडिया, आपने देखे होंगे मेड इन चाइना, नॉर्मल है। आपने बहुत से प्रोडक्ट देखे होंगे जिसके नीचे लिखा होता है मेड इन इंडिया, इंडिया के अंदर निर्मित है। तो होता है, मैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ बेसिकली। इसमें होता क्या है, असेंबली का मतलब ये होता है एक पर्टिकुलर चीज़, जैसे कि मैंने बात करी फ़ोन का मतलब ये नहीं कि एक आपको फ़ोन दे दिया, एक 1 पीस का फ़ोन होता है वो, उसके अंदर कैमरा होता है, कैमरे का सेंसर अलग होता है, ठीक है, जिसमें हम वॉइस बोलते हैं, उसका माइक अलग होता है, उसका चिपसेट मदरबोर्ड अलग होता है, उसका प्रोसेसर अलग होता है, उसकी रैम अलग होती है, ठीक है, उसकी स्क्रीन अलग होती है। ये सारे पार्ट्स कहाँ से आते हैं, क्या वो इंडिया में ही बनते हैं? नहीं, ये हम गलत सोचते हैं। जो मेड इन इंडिया बोलते हैं इसका मतलब ये है कि वो डिफरेंट जगह से पार्ट्स को लाते हैं, डिफरेंट जगह से। सपोज करो कि स्क्रीन अगर उनको सस्ती पड़ रही है ताइवान से, तो वो स्क्रीन ताइवान से मंगा रहे हैं, क्योंकि वो एक दो तब खरीदते नहीं है, वो बल्क में खरीदते हैं, सीधी सी बात है। उन्होंने माइक्रोफोन जहाँ से सही लग रहा है उनको उधर से परचेज किया, उन्होंने सारी चीज़ों को लाकर इंडिया के अंदर असेंबल किया, इंडिया के अंदर जोड़ा, इसको बोलते हैं हम असेंबल, ठीक है, असेंबली, इसको बोलते हैं असेंबली। और फिर इस प्रोडक्ट को हमने सेल कर दिया। इसमें इंटरनेशनल बिजनेस इस्तेमाल हुआ है भाई, बिल्कुल। जब हमने प्रोडक्ट के पार्ट्स बाहर से मंगाए हैं तो वो बिजनेस ही तो हुआ इंटरनेशनली, ठीक है। फिर अब हमारा पॉइंट आता है जॉइंट वेंचर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट भी मिल सकता है पेपर में देखने को। देखो जॉइंट वेंचर्स होता क्या है, नाम से पता लग रहा है, जॉइंट और वेंचर्स, भाई 2 कंपनियां मिलके काम कर रही है, दैट इज जॉइंट वेंचर, ठीक है, बेसिकली। अब हम धीरे धीरे इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे जिससे हमें और भी क्लियर होता जाएगा कि जॉइंट वेंचर होता क्या है। देखो जॉइंट वेंचर को मैंने बताया 2 कंपनियां मिलके काम कर रही है फॉर अ पर्टिकुलर थिंग।
अब इसमें होता क्या है, इसमें हम जॉइंट वेंचर कैसे कैसे ले सकते हैं भाई, जॉइंट वेंचर कैसे ले सकते हैं। पहला पहला केस, फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग एन इंटरेस्ट इन एन लोकल कंपनी। कोई बाहर का बंदा, बाहर की कंपनी हमारी देश के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट कर रही है एक लोकल कंपनी के अंदर, ठीक है, वो उसके साथ हाथ मिला रही है, ठीक है। ये हो गया जॉइंट वेंचर फर्स्ट केस, जिसमें फॉरेन कंपनी आ रही है हमारी डोमेस्टिक लोकल कंपनी को बाई उसका इंटरेस्ट करने के लिए। दूसरा केस, हमारा लोकल इन्वेस्टर, जो हमारे देश का लोकल इन्वेस्टर है, वो जा रहा है बाहर फॉरेन कंपनी के इंटरेस्ट को बाय करने। पहले वो आ रहे थे, दूसरे केस में हम जा रहे हैं बाहर, ठीक है। थर्ड केस है अपना, बोथ फॉरेन लोकल एंटरप्रेन्योर्स जॉइंटली फॉर्म्स अ न्यू एंटरप्राइजेस। इसमें क्या हो रहा है, फॉरेन एज वेल एज द लोकल एंटरप्रेन्योर्स दोनों, ठीक है, जॉइंट करते हैं एक न्यू एंटरप्राइजेस। ये थर्ड केस है, जॉइंट वेंचर कैसे कैसे हो सकता है। अब भाई जॉइंट वेंचर कैसे, क्या फायदा है इसके भाई। जॉइंट हो रही है चीज, जब एक बंदा एक काम को करता है, अगर उसी काम को दो बंदे करेंगे तो सिंपल सी बात है, दोनों पे बर्डन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर ढंग से काम करेंगे तो। वैसे इसमें भी है, हेल्प्स इन फाइनेंशियली लेस बर्डनसम टू दी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब दोनों पार्टनर्स होंगे, एक पार्टनर पे सारा बर्डन नहीं आएगा, दोनों पार्टनर उसको डिवाइड कर लेंगे। पॉसिबल टू एक्सिक्यूट लार्ज प्रोजेक्ट्स। अब समझ लो कोई हमें लार्ज प्रोजेक्ट है, अब देखो जितना बड़ा काम होगा, अगर उस काम को हम डिवाइड करके करेंगे तो बहुत फास्ट तरीके से होगा, बहुत इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे से होगा। वैसे इसके अंदर भी है बूस्टिंग ऑफ नॉलेज। बूस्टिंग ऑफ नॉलेज का सिंपली मतलब ये है कि सपोज करो यूएसए का कंपनी और मेरी कंपनी इंडिया की, हम दोनों जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, तो यूएसए वाला जब आएगा तो अपने साथ टेक्नोलॉजी लाएगा, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज लाएगा, ठीक है, उसकी मार्केटिंग कंडीशंस क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो सब लेकर आएगा। और एज वेल एज मैं अपनी कंट्री का बंदा, मैं भी उसके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करके लेके जाऊंगा, ठीक है। अब इसमें कभी कभी प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि भाई उसको भी सारी चीज़ें पता है मेरे बारे में, क्योंकि देखो जब हम बंदे दोनों मिलके काम करेंगे एक साथ, तो अपनी सीक्रेट्स हमें शेयर करने पड़ेंगे फॉर अ प्रोजेक्ट या कुछ भी चीज़ के लिए। अब जो इंडिया के अंदर फॉर अ पर्टिकुलर थिंग जो तरीका है, वे ऑफ डूइंग है, क्या पता यूएसए वाले उससे बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं। उसको पता लगेगा कि यार इस काम को ऐसा भी किया जा सकता है, तो उसको पता लग रही है ना चीज़, नॉलेज आ रही है ना उसको, क्योंकि यूएसए वाला अपना काम तो खराब करेगा नहीं, वो तो जैसे काम अच्छी तरीके से करता है वो तो वैसे ही करेगा, ठीक है, उसको तो अपने बिजनेस बढ़ाना है, ठीक है जी। अब इसके टाइप्स होते हैं कुछ तरीके से, दो तरीके होते हैं हमारे जॉइंट वेंचर्स, एक होता है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर्स, एक होता है इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर्स। पहले बात करते हैं हम कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर्स। देखो जॉइंट वेंचर बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल की बात कर रहा हूं मैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं ये, ठीक है। इसमें कोई भी न्यू एंटिटी फॉर्म नहीं होती, दोनों देखो दोनों की एग्जिस्टेंस अलग अलग है, नो प्रॉब्लम, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन दोनों की एग्जिस्टेंस है अभी अलग अलग, कोई एक यूनिट नहीं बने वो, ओनली एन अग्रीमेंट टू वर्क टुगेदर। उन्होंने कहा कि भाई ये प्रोजेक्ट है हमारा, कोई हमें इस मार्केट शेयर पे कब्जा करना है, ठीक है, अप टू डेट वी विल जॉइंट वेंच, ठीक है, हम दोनों जॉइंट वेंट कर लेते हैं एक साथ और काम करते हैं। उन्होंने काम किया और वो हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, फ्रेंचाइजी, जो कि बेसिकली सर्विसेज के लिए यूज होता है। इक्विटी बेस्ड वेंचर्स, इक्विटी बेस्ड वेंचर्स का मतलब ये होगा जॉइंट ओनरशिप क्रिएटेड, इसमें जॉइंटली ओनरशिप क्रिएटेड होता है और उसके अंदर एक न्यू एंटिटी कम इनटू एग्जिस्टेंस। पहले वो दो थे, अब वो बनके एक न्यू एग्जिस्टेंस में एक कंपनी आई है, एक एंटिटी आई, एक न्यू आई। पहले समझ लो टाटा था, फिर डोकोमो था, टाटा डोकोमो मिलकर टाटा डोकोमो एक नई एंटिटी आई, ठीक है। कहने का मतलब ये शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, डिपेंड करता है उन्होंने क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेट्रा, इसके अंदर था इक्विटी बेस्ड वेंचर्स के अंदर। एंड एट लास्ट, एट नॉट द लास्ट बट सेकेंड लास्ट, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटेजिक का मतलब भी समझ में आ रहा होगा, स्ट्रेटेजिक से अलायंस करना, ठीक है। हम दो कंपनियां मिलगी, उसको पता है कि भाई अगर हम दोनों मिलेंगे, सपोज करो मदर डेयरी है एंड अमूल है, उसको लगता है कि यार एक कंपटीशन और आ रहा है मार्केट के अंदर पतंजलि नाम का, वो चाहते हैं कि यार हमारा मार्केट का जो प्रॉफिट शेयर है वो डिवाइड ना हो और ज़्यादा,
हम दोनों मार्केट में खेल रहे, गेम खेलने दो। वो क्या करते हैं भाई, स्ट्रेटेजिक अलायंस करते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई हमें इसको मार्केट से बाहर निकालना है, पतंजलि वाले को। वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, अपनी इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को बढ़ाते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करते हैं और लोगों को कम रुपए में दूध देते हैं। एक हद तक तो दूसरा बंदा compete कर लेगा, न्यू वाला, अगर उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ठीक है तो। बट एक सर्टेन लिमिट पे वो भी हार मान जाएगा, उसको बंद करना पड़ेगा बिजनेस। क्योंकि यार सीधी सी बात है, जहाँ पर लोगों को सस्ता मिलेगी चीज़ वो वहीं जाएंगे। और ऐसा तो है नहीं कि मदर डेयरी और अमूल वाले बेकार दूध भेजेंगे, ठीक है। तो यही बात होगी। इसका मोटिव क्या होता है कि हर बंदा अपना काम अकेला नहीं कर सकता। एक बंदा ये नहीं कि वो सारी चीज़ में अच्छा होगा। अब एक बंदा समझ लो एक कंपनी के अंदर कुछ काम करता है, क्या वो अकाउंटिंग का भी काम कर लेगा, क्या वो मैनेजमेंट का भी काम कर लेगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है, और मोस्टली नहीं भी होता। हर बंदा हर चीज़ में फील्ड में अच्छा एक्सपर्ट नहीं होता, ठीक है। दूसरा चीज़, वैल्यू टू द प्रोडक्ट। इससे आपको वैल्यू मिलेगी प्रोडक्ट की, क्या होती है रियलिटी में वैल्यू, ठीक है। थर्ड आ गया आपका इम्प्रूविंग मार्केट एक्सेस। मार्केट एक्सेस भी आएगा। जब दो कंट्री की कंपनीज मिलेगी तो सिंपल सी बात है, मार्केट एक्सेस ओपन होगा। एडिंग टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ। मैं इंडिया का बंदा हूँ, हमारे पास कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, हम लेबर इंटेंसिव है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन यूएसए की जब कंपनी आएगी वो कैपिटल इंटेंसिव है। जब उसको लेबर चिप मिल रहा है, उधर कैपिटल चिप है, दोनों मिलेंगी तो सीधी सी बात है एक बहुत अच्छा काम आगे बढ़ेगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लो होगी, जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट को अच्छे मार्जिन पे सेल कर पाएंगे और प्रॉफिट कमा पाएंगे। फिर आता है अपना एडिंग टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ। वही बात है, इनहेंसिंग स्ट्रेटेजिक ग्रोथ। एक ग्रोथ को हम ले पाएंगे आगे चल के कि भाई हमें इतना इतना आगे कैप्चर करना है, इतना करना है। मतलब कोई भी उनकी दिमाग में जो चीज़ होगी, उनका एक माइलस्टोन होगा, उसको अचीव करने के लिए काम करेंगे एक साथ मिलके। न्यू मार्केट एंट्री एंड मैनी मोर। इसमें क्या होता है, इनका ये होता है कि यार अब एक बात बताओ, पहले दो बंदे काम कर रहे थे, अलग अलग कम्पीट कर रहे थे एक दूसरे को। अब वो दोनों मिलके एक बन जाते हैं तो मार्केट में कितने बंदे कम्पीट कर रहे हैं? कोई भी नहीं, वो अकेला ही कर रहा है। इसका मतलब कि वो अकेला ही जो प्रॉफिट और मार्जिन है वो कमाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि उन दोनों के वो अंदर जो मिले हैं वो कितने कितने में डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब कंपटीशन खत्म कर रहे हैं वो एक तरीके से। अब इसके कुछ टाइप्स हैं। जॉइंट वेंचर भी इस स्ट्रेटेजिक अलायंस का ही एक टाइप है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है। इक्विटी स्ट्रेटेजिक अलायंस, ये बिल्कुल अपना इक्विटी बेस्ड वेंचर जैसा ही है। फिर आता है नॉन इक्विटी स्ट्रेटेजिक अलायंस। इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल की बात करती है, कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है कि भाई इतने टर्म का कॉन्ट्रैक्ट है, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, जितने टाइम पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है इसमें, ठीक है। हमें ज़्यादा डीप जाना, हमें इतना ही चलना है। अगर आपको लगता है कि यार ज़्यादा ही डीप पढ़ना है बिल्कुल, तो मैं वो भी पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं आपको पेपर के मकसद से पढ़ा रहा हूँ। जो आपके पेपर में जितना आ सकता है आपको उसके हद तक चलना है हमें, ठीक है। वो आपको एक पॉइंट मुश्किल ही देगा शॉर्ट स्ट्रेटेजिक अलायंस पे बताइए। ये बीकॉम का एग्जाम नहीं है कि उसमें स्ट्रेटेजिक अलायंस का आपको 5 नंबर का शॉर्ट नोट दे दिया है, 10 नंबर का दे दिया। वो पूछेगा तो पूरा पूछेगा डिफरेंट वेज ऑफ मोड्स ऑफ एंट्री इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस क्या क्या है, ठीक है। फिर बात आती है अपनी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अलायंस। इसके अंदर फॉरेन जो गवर्नमेंट है ना वो भी इंक्लूड होती है, या तो हमारी डोमेस्टिक की गवर्नमेंट या फॉरेन गवर्नमेंट एक तरफ, ठीक है। तो यही सेट था। लास्ट आता है आपका मर्जर्स एंड एक्विजिशन। मर्जर्स एंड एक्विजिशन एक बहुत अच्छा टॉपिक है, एक बहुत वास्ट टॉपिक है। इससे पहले शायद मैंने वीडियो बना भी रखी होगी इसकी, बट ये इसके साथ आया तो मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ आपको। मर्जर का मतलब क्या हुआ, दो कंपनियां मिल गई, मर्ज हो गई, इसका मतलब ये हुआ मर्ज करना। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, एक बड़ी कंपनी ने एक छोटी कंपनी को एक्वायर कर लिया, यह मतलब होता है इसका। मर्जर के एग्जाम्पल क्या हो गए, अपने आइडिया और वोडाफोन दोनों एक साथ मिलके क्या बन गए, मतलब मर्ज कर लिया दोनों ने। एक्विजिशन का मतलब क्या हुआ, जैसे अपने ओला है, ओला कैब्स, उसने फूड पांडा के साथ एक्वायर कर लिया उसको, ओला कैब ने फूड पांडा का एक्वायर कर लिया। तो ये छोटा सा टॉपिक था एक। आई होप आपको वीडियो को ज़्यादा लंबी बन गई होगी, बट मैं आपको यही चाहूँगा कि आप मेन टॉपिक्स पे अपने फोकस कीजिए, सारे टॉपिक पढ़ के जाइए। मेन कोई टॉपिक नहीं है, मेन टॉपिक का मतलब ये होता है कि जो आपका रिपीटिंग आ रहे हैं क्वेश्चंस, और आप प्रीवियस ईयर की चेक करोगे तो आपको हर टाइम एक दो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलूँगा 2 या 3 मैक्स टू मैक्स, कि वो रिपीट हो रहे हैं। 2, 4, 5, 6 साल के पेपर आप लगातार पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट वही नहीं कि 2-3 क्वेश्चन से आपका काम बन जाएगा। हमें तो अच्छे नंबर चाहिए, और शायद से उसमें पास भी नहीं हो पाए, और गारंटी भी नहीं है कि भाई वही रिपीट आए फिर से क्वेश्चन।
तो हमें मैक्स टू मैक्स टॉपिक कंप्लीट करने अपने, ठीक है। अब अपने एंड से पढ़ाई करते रहिए, मैं भी कोशिश करता हूँ पूरा आपका वीडियो टाइम टू टाइम देता रहूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।